हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी क्लास 12th कॉमर्स चैप्टर नंबर 3। दिस इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आपको पता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, तो उनको अपने फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है। कैसे क्या फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है? तो सोर्सेज में भी लॉन्ग टर्म एंड सोर्सेज में भी शॉर्ट टर्म। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वो अपने फंड्स का प्रिक्योरमेंट कहां से करेंगे, डेट्स के थ्रू या इक्विटी के थ्रू, ठीक है, या फिर बैंक से लोन लेंगे, या वी हैव डिफरेंट अदर सोर्सेज। वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी होती है उसके अंदर वो बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक सिंगल पर्सन इतना बड़ा फंड नहीं लगा सकता। से 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन सिंगल इंस्टीट्यूशन और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ अमाउंट इन ए पर्टिकुलर बिजनेस। सो कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज व्हाट कॉल्ड शेयर। अब शेयर दो टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं दे आर एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। क्या होते हैं? एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, पर इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं कि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिल सकता है, तो इनको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते। मोर ओवर इनको पेमेंट सबसे एंड में होगी। अगर कंपनी कल को बंद होने वाली होगी तो इनका पेमेंट सबसे आखिर में किया जाएगा। तो जैसे हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो ये इनको जो इशू करती है कंपनी, सबसे पहले इशू करती है प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी डिवेंचर्स से पैसा लेने से पहले, प्रेफरेंस से पैसा लेने से पहले, सबसे पहले किससे पैसा लेगी? इक्विटीज से। सबसे पहले कंपनी पैसा इक्विटीज के थ्रू ही लेगी। तो इनको कोई मतलब प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स है। देन इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। आपको ने बोला प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है? प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कि कंपनी अगर कल को बंद होने वाली होगी तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा? डिवेंचर को सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को, और सबसे लास्ट में पेमेंट होगा इक्विटीज को। तो इनको प्रेफरेंस नहीं मिली, तो इन पे प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। कंपनी जब डिविडेंड देगी तो कोई प्रेफरेंस नहीं है इनको। प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। बट इनको, अब आपने कहा सर अब ये एक्चुअल ओनर है तो इनको कुछ तो मिलेगा। हाँ, इनको मिलेगा वोटिंग राइट्स। क्या मिलेगा? वोटिंग राइट्स। एंड इनको पेमेंट सबसे एंड में होगी। बट जो ये वोटिंग राइट है ये मेन रोल प्ले करता है। कल को कंपनी जब आगे बढ़ेगी, जब कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा फायदे में भी यही रहेंगे। दे सिंक और स्विम विद द कंपनी। ये कंपनी के साथ ही डूबते हैं या तैरते हैं। तो पॉइंट आता है फायदे क्या हुए? कंपनी की अर्निंग्स पे कोई बर्डन नहीं है। कंपनी को डिविडेंड देने की जरूरत, मतलब डिविडेंड देगी पर जब प्रॉफिट होंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है तब भी डिविडेंड देगी। तो इनको एक्स्ट्रा कोई बर्डन अर्निंग पे नहीं है, फिक्स बर्डन नहीं है, ये कह सकते हैं। देन परमानेंट कैपिटल, कंपनी इस पैसे का यूज 100 ईयर्स तक कर सकती है, नो बाउंडेशन। देन इज नो चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी को अपनी एसेट्स को भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये ओनर्स का पैसा है और जिस बिजनेस में ओनर्स का पैसा ज्यादा लगा होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। रिस्क कम है। कल को कंपनी को लॉसेस कुछ साल चलेंगे भी तो वो झेल जाएगी। बट अगर कंपनी ने हैवी लोन ले रखे हैं तो इंटरेस्ट भी देना है। लॉसेस में कहां से इंटरेस्ट भरोगे? तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को शो करता है। पर फिर अब इन्वेस्टर को क्या फायदा है? इन्वेस्टर को वोटिंग राइट्स मिल गए और इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है कि केवल उतना ही पैसा डूबेगा जितना आपने लगा रखा है। और डिविडेंड अर्निंग, अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो डिविडेंड भी देगी। एंड राइट शेयर्स, राइट शेयर्स का क्या मतलब है? राइट शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अगर कंपनी फर्दर शेयर इशू करती है, कंपनी अगर फर्दर शेयर इशू करती है तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है। तो इनको ये प्रीएम्प्टिव राइट भी मिलता है कि कंपनी अगर फर्दर शेयर इशू करेगी तो पहले इनसे पूछेगी और इनको डिस्काउंटेड रेट पे शेयर मिलेंगे, पहले इनसे पूछा जाएगा। ये मना करेंगे तो किसी और को मिलेगा। तो ये इनके बेनिफिट्स मिल गए इन्वेस्टर को। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज है मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। मतलब मैनिपुलेशन ऑफ द कंट्रोल इन द सेंस के कंपनी को कुछ ही लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी कोई शेयर्स को मार्केट से लगातार बाय करता रहता है तो उसके पास कंपनी का एक तरह से कंपनी को कंट्रोल करने का पावर भी आ सकता है।
देन इज नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अगर लोन ले रखा है तो ओनर्स की अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है लोन के थ्रू। तो अगर कंपनी ने इक्विटी इशू किया है तो फिर उनको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस चीज के ऊपर बेस है कि अगर आपकी जो रिटर्न्स हैं, जो अर्निंग्स हैं, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो हमेशा लोन लेना बेनिफिट करेगा और इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ओनर्स की अर्निंग बढ़ेगी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या टैक्स एडवांटेज केवल तभी मिलेगा जब कंपनी ने लोन लिया। तो अगर इक्विटी की तरफ है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं होगा। देन इज कॉस्टली भी है क्योंकि कंपनी के शेयर्स को इश्यू करने में काफी सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह वगैरह। और इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है आपको जब चाहिए तब ले लिया, जब नहीं चाहिए वापस कर दिया। ये ऑप्शन केवल डिवेंचर्स में है, बैंक लोन में है, पर इसमें नहीं है। कंपनी पैसा ले सकती है, वापस नहीं कर सकती। अब इन्वेस्टर को क्या नुकसान है? पहला है कंट्रोल बाय फ्यू। अगर मान लीजिए आपने शेयर खरीदे भी हैं तो आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो। जिस 1% या 2% के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर है वही कंपनी को कंट्रोल कर लेंगे, आपकी वहां नहीं चलने वाली। देन इज हाई रिस्क। एज आई टोल्ड दिस सिंक और स्विम विद द कंपनी। तो इनके यहां रिस्क बहुत ज्यादा है। और स्पेकुलेशन, शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते और घटते हैं, तो ये रिस्क भी इन लोगों की तरफ है। देन है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये एक्चुअली हाइब्रिड सिक्योरिटी है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनके अंदर कुछ फीचर्स तो इक्विटीज की होती है, इनके अंदर कुछ फीचर्स डिवेंचर्स की होती है। दे आर हाइब्रिड सिक्योरिटीज। अब ये टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। आपने कहा सर प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है? कि जब कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले इनको देगी और फिक्स रेट से देगी। दूसरा, कंपनी अगर बंद होने वाली होगी तो पहले इनका पैसा पेमेंट होगा, बाद में इक्विटीज का। अच्छा, अब ये टाइप्स, कम्युलेटिव एंड, एंड मैंने डॉट लगाया है, डॉट का मतलब हम मानेंगे कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव वो होते हैं जब कंपनी डिविडेंड देती है, जब कंपनी डिविडेंड देती है और मान लो कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो जब अगले साल देगी तो पिछले साल का भी अरियर पेंडिंग देगी, तो वो कम्युलेटिव है। नॉन कम्युलेटिव पे चॉइस नहीं है। दूसरा है आपका पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जैसे कंपनी ने अपनी सारी ऑब्लिगेशन पे कर दी, मतलब डिवेंचर्स को आपने इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, आपने इक्विटीज को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी कंपनी में पैसा बच जाता है तो ये उस बचे हुए पैसे में से फर्दर और पार्टिसिपेट करते हैं और लेते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर ये चॉइस नहीं है। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल के पास ये चॉइस होती है कि इनको कन्वर्ट किया जा सकता है बाद में इक्विटी पे। नॉन कन्वर्टेबल पे चॉइस नहीं है। रिडीमेबल वो होते हैं जिनका कंपनी अपने लाइफ टाइम में उनका पैसा वापस कर देगी। इरिडीमेबल पे चॉइस नहीं है, कंपनी जब बंद होने वाली होगी तभी वापस करेगी। अब फायदे क्या है? पहली बात तो जैसे मैंने बताया ये इनको रेगुलर डिविडेंड मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। जो कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं जिनको रेगुलर रिटर्न्स चाहिए वही इसमें पैसा लगाएंगे। दूसरा, नो बर्डन और अर्निंग। कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट है तभी डिविडेंड देगी, फिक्स चार्ज नहीं है। और क्योंकि इन पे वोटिंग राइट्स भी नहीं होते तो कंपनी की मैनेजमेंट में भी इंटरफेरेंस नहीं है। और नो चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी को अपनी एसेट्स को भी प्लेज करने की यहां जरूरत नहीं है। अब इन्वेस्टर को क्या फायदा है? पहला है स्टेबल अर्निंग। मैंने आपको बताया फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, स्टेबल अर्निंग है। रिस्क भी कम है क्योंकि इनका पेमेंट जो है इक्विटी से पहले मिल जाएगा। देन गेट बैक इन्वेस्टमेंट आफ्टर सम टाइम। मतलब क्या होगा कि जो प्रेफरेंस होल्डर्स होते हैं, कंपनी जब अच्छा चलने लगती है तो इनका पैसा भी वापस कर दिया जाता है, तो इनको इनका इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल जाएगा। एंड अरियर ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर, मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड इस साल नहीं दिया तो अगले साल जब डिविडेंड देगी तो पिछले साल का डिविडेंड भी दे देगी, तो पिछले साल का पेंडिंग भी आपको मिल जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, कंपनी को क्या नुकसान रहेगा? पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा अरेंज करना थोड़ा कॉस्टली है, काफी सारी फॉर्मेलिटीज हैं। देन नो टैक्स एडवांटेज, टैक्स एडवांटेज नहीं है क्योंकि जो डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस पहले प्रॉफिट से लेस किया जाता है और टैक्स उसके बाद पे किया जाता है, जबकि यहां ऐसा नहीं है, तो टैक्स एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। देन आपका लो अपील। लो अपील का मतलब जो ज्यादा रिस्क लेना चाहेंगे वो किधर जाएंगे? इक्विटी की तरफ, और जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे वो डिवेंचर की तरफ, तो इधर बहुत कम लोग आते हैं। नेक्स्ट इज, अब इन्वेस्टर को क्या नुकसान है? एक तो इन पे वोटिंग राइट्स नहीं होते, दूसरा इनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, जैसे शेयर के प्राइस ओवर टाइम बढ़ते हैं तो यहां ऐसा नहीं है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है। और फियर ऑफ बीइंग शॉन द डोर, इन द सेंस अगर कंपनी अच्छा चलने लगती है तो इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाता है, तो कंपनी की जो अच्छे दिनों का इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये आपके इसके डिसएडवांटेजेस हो गए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। देखो इनकी रिस्क, इनकी वैल्यू क्या होती है?
हाई, यहाँ लो। यहाँ रिस्क क्या होता है प्रेफरेंस में? लो। और यहाँ रिस्क हाई होता है, दे सिंक और स्विम विद द कंपनी। इनको डिविडेंड मिलता है इक्विटी से पहले, इनको बाद में मिलेगा। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, इनका फिक्स नहीं है। और इसके अलावा लिमिटेड वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स होते हैं बट वो कवराइज होते हैं जब इनको डिविडेंड 3 सालों तक नहीं मिलता है। इनके पास फुल वोटिंग राइट्स होते हैं। चलिए, यहां तक मैंने डिस्कस किया आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और उनके डिफरेंस। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की। देखिए, बोनस शेयर्स होता क्या है कि कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स क्रिएट हो गए। कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स के थ्रू और अपने कैपिटल के थ्रू बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है। अब कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी उस प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं देके कंपनी अपने ओनर्स को शेयर्स इश्यू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बोनस शेयर्स, फुली पेड बोनस शेयर्स। पहली बात ये फुली पेड होनी चाहिए, ठीक है। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। फ्री ऑफ चार्ज दिए जाते हैं आउट ऑफ द लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कंपनी में 1 लाख रुपए लगे हुए हैं और कंपनी ने उस 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमा लिए, तो ये माना जाएगा कैपिटल है 1 लाख और रिजर्व है 2 लाख। अब कंपनी ने क्या करा, उस 2 लाख के शेयर्स दे दिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लिए 2 लाख के शेयर उनको इश्यू कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब कैपिटल है 3 लाख और रिजर्व है 0। तो इसका मतलब ओनर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए बिना कुछ दिए। तो पैसा कंपनी पे अभी भी कितना है? 3 लाख। पहले 1 लाख प्लस 2 लाख था, अब डायरेक्ट 3 लाख प्लस 0 है। तो कुल मिला के वो पैसा कंपनी के पास ही रह गया। क्लियर? तो अब पॉइंट ये आता है कि बोनस शेयर जो होते हैं इनके लिए आर्टिकल्स के अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, आर्टिकल्स में परमिशन मिलनी चाहिए एज पर द आर्टिकल्स। दूसरा मतलब अपने आर्टिकल जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें अथॉरिटी होनी चाहिए कंपनी के पास कि बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। दूसरा, उनको बोर्ड परमिशन भी लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में। मोर ओवर, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने कोई इंटरेस्ट का या डिवेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। कंपनी ने गवर्नमेंट ड्यूज का भी कोई फॉल्ट नहीं कर रखा है। अगर कंपनी ने आर्टिकल्स में परमिशन नहीं है, बोर्ड परमिशन नहीं ले रखी जनरल मीटिंग में, या उन्होंने कोई डिफॉल्ट कर रखा है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया है, या डिवेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया है, या गवर्नमेंट ड्यूज अभी पेंडिंग है, तो ऐसे केस में कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो बोनस शेयर्स क्या है? द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। डन। नेक्स्ट हमारा है राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब होता है कि जब कंपनी फर्दर शेयर इशू करती है, कंपनी ने शेयर पहले इशू कर रखे थे, अब कंपनी और शेयर इशू करती है, तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी। अगर वो अपने इस ऑफर को डिक्लाइन करेंगे तब कंपनी इनको किसी और को सेल कर सकती है। क्लियर? ये थोड़े डिस्काउंटेड रेट पर इश्यू किए जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इट इज द प्री एम्प्टिव राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स that if the company go forward for the further issue, they will first ask their existing shareholders. If they will decline the offer, only then they can sell it to other people. So that is what called right shares under section 62. तो ये preemptive right है। पहली बात कुछ पूछें? हाँ, एट ए डिस्काउंट इश्यू किए जाते हैं। इसमें 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर वो या तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। एंड नॉट रिक्वायर्ड इफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अगर कंपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देती है कि हम राइट शेयर इशू नहीं करेंगे, तब ऐसा कंपनी कर सकती है। इसके अलावा या फिर उन्होंने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया है कि हम राइट शेयर इशू नहीं करेंगे, तो उस केस में कंपनी राइट शेयर इशू नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट शेयर्स में और बोनस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। राइट शेयर्स का एक तो मीनिंग लिख दीजिएगा, मीनिंग मैंने बता दिया आपको। राइट शेयर्स जो होते हैं इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को और ये उनका प्रीएम्प्टिव राइट है। और बोनस शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो फुली पेड अप बोनस शेयर्स होते हैं आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। दूसरा, ये जो राइट शेयर्स हैं वो पार्टली पेड हो सकते हैं पर ये हमेशा फुली पेड होंगे। अच्छा, जो राइट शेयर्स हैं उनके थ्रू कंपनी के अंदर कैश आएगा, ये फ्री हैं तो इसमें कैश नहीं आएगा। इसमें कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लिमिट होती है 90% की, वो फुलफिल करनी पड़ेगी, यहां जरूरत नहीं है। और पर्पज, इसका पर्पज क्या है राइट शेयर्स का? कंपनी राइट शेयर क्यों ला रही है? कंपनी इसके थ्रू अपनी कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहती है। और यहां केवल एक ही पर्पज है कि किस तरीके से हम अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करें, मतलब हमने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दें। आपने कहा सर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि कंपनी के अंदर से कैश बाहर नहीं गया। कंपनी के अंदर पहले जितना पैसा था अब भी उतना ही पैसा है, पर ओनर्स की जो होल्डिंग है वो बढ़ गई है।
पहले मैं कह रहा हूं कंपनी पे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रखे हैं, अब हम कह रहे हैं कंपनी के ऑनर्स का पैसा 3 लाख है और कमा 0 रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ईएसओपी, ईएसओपी मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट टू परचेज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एट स्पेसिफाइड प्राइस, मतलब बिलो मार्केट प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने लॉयल एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देती है कि वो मार्केट रेट से कम रेट पे कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं और उनको एक साथ पैसा पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं या फिर वो अपनी सैलरी से कट करा सकते हैं, ये उनको ऑप्शन दिया जाता है। तो आपने कहा सर वो क्यों खरीदना चाहेंगे? पहली बात तो उनको कई फायदे मिल रहे हैं। एक तो उनको ऑनरशिप वाली फीलिंग आएगी, वो ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे कंपनी के अंदर। अब ना केवल उनको सैलरी मिलेगी और कंपनी अच्छा कमाएगी तो डिविडेंड भी मिलेगा और शेयर का प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा। तो यहां पे हम बात करते हैं बेनिफिट क्या मिलेगा। इससे कंपनी अपने जो गुड एम्प्लॉइज है उनको रिटेन कर पाएगी, उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होगी। पर नुकसान क्या है? ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही ईएसओपी लाएगी तो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एम्प्लॉइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा फॉलिंग शेयर, अगर शेयर का प्राइस गिरने लगेगा तो ये एक कंसर्न हो जाता है एम्प्लॉइज के लिए, ये नुकसान है। तो इसमें मिनिमम जब कोई एम्प्लॉय काफी एक लंबे टाइम तक कंपनी में काम कर रहा है, मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस मान लीजिए जो करते हैं 5 साल उसको हो गए, तो कंपनी चाहेगी कि उसको ईएसओपी दे दे और कैन पे, अब वो पेमेंट कर सकता है इंस्टॉलमेंट्स में या फिर वो पेमेंट वो अपनी सैलरी से कट करा सकता है। नेक्स्ट हमारा है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब आपने कहा सर ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले में, उनकी रेम्यूनरेशन के बदले में पैसे ना देके शेयर दे देते हैं। अब आपने कहा सर क्या ये ऑब्लिगेशन उनको ये एक्सेप्ट ही करना है? वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं, वो कहते हैं हमें कैश दे दीजिए, हमें शेयर नहीं चाहिए। बट जब कंपनी उनकी टेक्निकल नॉलेज के बदले में उनको शेयर देती है तो इसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स issued to the directors and the employees of the company for providing technical knowledge और technical know-how और intellectual rights। तो बदले में वो उनको शेयर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 79A। बट इसके लिए ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, अथॉरिटी होनी चाहिए और सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और क्लास ऑफ शेयर्स, कंपनी ने उस टाइप के शेयर पहले भी इशू कर रखे थे, तभी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। अगला है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। अभी रिटेन्ड अभी तक मैं जितने कर रहा हूं, जैसे मैंने आपसे बात की लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो अभी तक सारा जितना भी चल रहा है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही है। तो अगला हमारा है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को एक और नाम भी होता है, इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, इसको इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने जो पैसा अपना इकट्ठा कर रखा है उस पैसे के थ्रू वो अपने नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है। तो इसका मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बहुत इकोनॉमिकल है। तो इसके फायदे क्या होंगे? कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, कंपनी को अपनी एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कोई लोन तो लिया नहीं है, कंपनी ने कोई शेयर तो इशू किए नहीं है, तो कोई मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं है और ये कंपनी की स्ट्रेंथ को, गुडविल को, रेपुटेशन को शो करता है। नेक्स्ट, अब इसका नुकसान भी है। जब कंपनी कई बार जो रिटेन्ड अर्निंग को का यूज करके बोनस शेयर इशू कर देती है कई बार, तो इससे ओवर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। अब क्या होगा? कंपनी के अंदर फंड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और अर्निंग कम रह जाएगी। पहले तो हम कह रहे थे कि वो 1 लाख पे कमा रही है, अब हम बोलेंगे वो 3 लाख पे कमा रही है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख ऑनर्स का पैसा 2 लाख कमा रखा है, ठीक है, अर्निंग 1 लाख पे काउंट हो रही है कि 1 लाख पे कंपनी कमा रही है। बट अब कंपनी कितने पे कमाएगी? 3 लाख पे कमाएगी, क्योंकि रिजर्व्स तो अब जीरो हो गए, तो ओवर कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। इसमें क्या हो सकता है ओवर कैपिटलाइजेशन में? कि कंपनी की जो अर्निंग है वो कम हो गई और उनके जो 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 मनी है उसका मिसयूज या मिसमैनेजमेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा है आपका डिससेटिस्फेक्शन टू द शेयर होल्डर्स। कई बार क्या होता है कि कंपनी जब अपने उस पैसे को, जो उनका रिटेन्ड अर्निंग है, उसको फर्दर ग्रोथ में लगा देती है, नए प्रोजेक्ट्स में लगा देती है, तो इससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम मिलता है और जब डिविडेंड कम मिलता है तो कई बार वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इसके अलावा है स्पेकुलेशन। कंपनी, क्योंकि ये पैसा कंपनी को फ्री का पैसा लगता है, तो कंपनी इस पैसे का मिसयूज भी कर सकती है कंपनी के शेयर प्राइसेस को मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट करने के लिए। और अनबैलेंस्ड ग्रोथ, क्योंकि कंपनी उस पैसे का यूज उसी कंपनी को और आगे बढ़ाने में कर रही है, तो कंपनी उसी टाइप की कंपनी आगे बढ़ रही है। अदरवाइज वो पैसा निकल के किसी और कंपनी में लगता तो कंपनी कोई और भी दूसरी भी ग्रो करती, तो यहां अनबैलेंस्ड ग्रोथ मानी जाएगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवेंचर्स की। देखिए जो डिवेंचर्स है वो इस इक्विटीज का जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, ये ऑनर है, ये डेट है, ये ऑनर फंड है। यहां पे इंटरेस्ट मिलता है, यहां डिविडेंड मिलता है। इन पे वोटिंग राइट्स नहीं होते, इन पे वोटिंग राइट्स होते हैं। और यहां पे जो डिविडेंड है वो चार्ज नहीं है। कंपनी डिविडेंड तब देगी जब प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में नहीं है तो नहीं देगी। मोरओवर अगर प्रॉफिट में है तब भी कंपनी की मर्जी है कि वो डिविडेंड दे या ना दे, बट यहां पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इट्स ए चार्ज। कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये अभी मैंने बताया, ये डिफरेंस ही था जो मैंने आपको बोला कि वो ऑनर्स होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और मोर ओवर इनको इनके पास वोटिंग राइट्स इन पे होते हैं, इन पे वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। यहां कंपनी को अपने एसेट्स को प्लेज नहीं करना पड़ता है, यहां करना पड़ता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटीज एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड ऑफ डिवेंचर्स की। नेकेड डिवेंचर्स। नेकेड डिवेंचर्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कंपनी ने अपने एसेट्स को प्लेज नहीं किया है, और मॉर्गेज वो होते हैं जिनके अगेंस्ट किया है। दूसरा है रिडीमेबल। रिडीमेबल वो जिनका पैसा कंपनी अपने लाइफ टाइम में वापस कर देगी। इरिडीमेबल में वो चॉइस नहीं है। बियरर। बियरर मतलब जिसके हाथ में डिवेंचर है वही डिवेंचर होल्डर माना जाएगा। और रजिस्टर्ड वो जिसका नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको बाद में इक्विटीज या प्रेफरेंस में कन्वर्ट होने का चॉइस है। नॉन कन्वर्टेबल पे चॉइस नहीं है। एडवांटेजेस। पहली बात तो डिवेंचर्स में वो पैसा लगाता है जो कॉशियस है। कौन? कॉशियस इन्वेस्टर, जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, जिसको रेगुलर रिटर्न्स चाहिए। रेगुलर रिटर्न्स मिलेंगे। सेफ्टी है, क्योंकि कंपनी को अपनी एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। कंपनी कल को बंद होगी तो सबसे पहले पैसा डिवेंचर होल्डर का पे करना पड़ता है, तो ये इसका मतलब सेफ्टी है। इकोनॉमिकल है, क्योंकि डिवेंचर्स के थ्रू जो पैसा कंपनी अरेंज करती है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जबकि इक्विटीज के थ्रू काफी महंगा पड़ता है। और टैक्स एडवांटेज भी नहीं मिलता है, यहाँ टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा। और मोर ओवर फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते तो कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो परमानेंट बर्डन है, मतलब कंपनी को रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। दूसरा, लो क्रेडिट स्टैंडिंग। कंपनी जो ज्यादा लोन लेने लगती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस घट जाती है, इक्विटीज के थ्रू क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन एसेट्स। कंपनी को अपने एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी, और वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये भी इनका एक डिसएडवांटेज माना जाएगा। अब हम बात करते हैं लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो क्या है? पहली बात तो जो कॉमर्शियल बैंक्स है वैसे तो शॉर्ट टर्म का लोन ही देते हैं, बट यूजुअली जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म का लोन भी दे देते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनीज को। अब फायदा क्या है? टैक्स एडवांटेज तो नो डाउट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बदले में इंटरेस्ट देना है तो टैक्स एडवांटेज मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी की अगर रिटर्न्स, कंपनी की जो अर्निंग है अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो नो डाउट ऑनर्स की अर्निंग बढ़ेगी। क्योंकि मान लीजिए आपने कमाया 25% और इंटरेस्ट आपने पे किया 10%, तो फिर भी 15% ऑनर्स को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं इसको, कि लोन कैपिटल का यूज करके ऑनर्स की अर्निंग को बढ़ाना, वो लोन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये भी एक टाइप का लोन है। हाँ, तो तभी हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना भी चाहिए। अगला है आपको न्यू कंपनीज। वो नई कंपनी जिनको इक्विटीज के थ्रू पैसा अरेंज करने में मुश्किल हो रही है, वो अपना शेयर मार्केट में उतार तो रहे हैं पर कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंपनीज को जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से हेल्प मिल सकती है। और अगर कंपनी को पैसा अरेंज हो जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि वो थॉरो इन्वेस्टिगेट करते हैं कंपनी के बारे में, ओनली देन दे प्रोवाइड लोन। तो अगर कंपनी को लोन सैंक्शन हो जाता है तो इट शोज कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट वर्दीनेस। देन इसके अलावा जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एडवाइस भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। पर कुछ डिसएडवांटेज भी नो डाउट होंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होगी, पेपर वर्क बहुत होगा, और आपका अगर आपके पास लोन लेने के लिए सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए नहीं है, आपके पास जमीन के पेपर नहीं है या कुछ और नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं रखने के लिए, तो आपको लोन इजीली नहीं मिलने वाला। देन इज नो मैनेजमेंट फ्रीडम, क्योंकि क्या होता है कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। तो ये क्या होता है, ये अपने नॉमिनी डायरेक्टर वहां पे नॉमिनेट कर देते हैं, तो ये मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस भी हो जाता है कई बार। तो ये डिसएडवांटेज है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब तक जो मैंने कहा
ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे, किसके लिए? फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? इट्स ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, एंड द ओनरशिप ऑफ विच द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, इफ यू वांट टू बी द ओनर यू हैव टू बी द मेंबर। तो अब क्या होगा कि यहां पे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला है पब्लिक डिपॉजिट। यूजुअली हम अपना पैसा कहां डिपॉजिट करते हैं? बैंक में, बैंक में। बट अगर पब्लिक ये पैसा बैंक में ना करके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास, किसी नॉन बैंकिंग कंपनी के पास जमा करती है तो इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट जो होता है ये एक्चुअली दोनों को फायदा है। कैसे? जो पब्लिक है उसको इंटरेस्ट बैंक रेट से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। नहीं भैया, पब्लिक फिर बैंक में क्यों ना जमा करे? तो अगर किसी कंपनी के पास जमा करती है, जैसे टाटा ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, तो लोग खुश होकर जमा कर देंगे टाटा के पास। और टाटा ने कहा कि हम आपको इंटरेस्ट भी 12% देंगे, बैंक आपको दे रहा मान लो 7%, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर है उसको तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा बैंक से। फिर आपने कहा फिर उनको क्या फायदा है? कंपनी को, कंपनी को ये फायदा है कि अगर वो बैंक से लेते तो वहां महंगा मिलता, मान लो 14% मिलता, मान लो उनको यहाँ 12 में मिल गया। दूसरा, कंपनी को अपनी एसेट्स को प्लेज करने की जरूरत नहीं है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है डिपॉजिट्स ऑफ मनी बाय पब्लिक विद द नॉन बैंकिंग कंपनी। फायदे क्या हुए? इनको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, किसको? पब्लिक को। और कंपनी को ये चीप पड़ गया, कंपनी को सस्ता पड़ गया, सस्ता पड़ा। देन नो चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी को अपने एसेट्स को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कंपनी को जब चाहिए ले लेगी और जब कंपनी को नहीं चाहिए तो उनका डिपॉजिट वापस कर देगी। देन इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज यहां भी मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि ओनर्स की अर्निंग को बढ़ाया जा सकता है बाय टेकिंग लोन। ठीक है, क्योंकि अगर लोन आपको 9 या 10% पे मिल रहा है और कंपनी 30% कमा रही है तो वाई नॉट टू टेक लोन। नेक्स्ट, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है पब्लिक डिपॉजिट का? पहला, अनसर्टेन है। कंपनी तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है पर पब्लिक जमा करना नहीं चाहती। कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी ने इशू कर दिया पब्लिक डिपॉजिट और पब्लिक उसमें पैसा लगाएगी, श्योर नहीं है। देन इज आपका रिस्क टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को रिस्क इसलिए है कि ये अनसिक्योर होते हैं, कंपनी ने अपने एसेट्स को इसके लिए गिरवी नहीं रखा है, कल को कंपनी बंद होगी तो इनका पैसा थोड़ा रिस्क पे आ जाएगा। देन इज न्यू फर्म, अरे नई फर्म है जिसको पब्लिक नहीं जानती, वो अपना पैसा ऐसी नई फर्म के अंदर डिपॉजिट करना नहीं चाहेगी, तो नई कंपनी को यहां से कोई फायदा नहीं होने वाला। और कई बार क्योंकि कंपनी को इजीली इसके थ्रू पैसा अरेंज हो जाता है तो कंपनी कई बार इस पैसे का यूज अपने शेयर प्राइस को मार्केट में फ्लक्चुएट करने में भी यूज कर लेती है। तो ये हो गया आपका पब्लिक डिपॉजिट। तो ये पहला शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स भी, इसको बैंक क्रेडिट भी बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक को क्या बोलेंगे? बैंक क्रेडिट। पहला है लोन एडवांस। लोन एडवांस में आउटराइट लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसने भी लोन लिया वो पूरा अमाउंट वहां से विड्रॉ करने का उनको परमिशन होता है, बट इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे लगेगा चाहे यूज किया या नहीं किया। जबकि जो कैश क्रेडिट होता है, जिसको रनिंग अकाउंट भी कहते हैं, कैश क्रेडिट में क्या होता है कि आपको केवल उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है जितना आपने पैसा यूज किया या विड्रॉ किया। मान लीजिए आपको 5 लाख का सैंक्शनिंग हुआ है और आपने यूज 1 लाख किया है, तो अभी आपको इंटरेस्ट केवल 1 लाख पे देना है। आपने कहा सर मैं 1 लाख में से अगर उसने 60,000 वापस कर दिए तो आप उसको 40,000 पे देना है। तो ये रनिंग अकाउंट होता है, वो विड्रॉ करता रहता है, जमा करता रहता है। तो जितना पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको इंटरेस्ट केवल उतने अमाउंट पर ही देना है। नेक्स्ट है बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली आपने पहले भी पढ़ा होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अप टू ए सर्टेन लिमिट वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, पर ये मिलता है किसको? करंट अकाउंट होल्डर्स को। और इसमें भी इंटरेस्ट आपको उतना ही अमाउंट में पे करना है जितना आप यूज कर रहे हैं। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? ये आपने एक पिछली क्लास में पढ़ा होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है? जब एक फर्म दूसरी फर्म को उधार देती है तो एक बिल लिखती है कि आप मुझे इतना पैसा इतने दिन बाद दे देंगे। हाँ, एक तरह से एक अलग से एक डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है जिसमें सेलर लिखता है बायर को कि आप मुझे इतना पैसा 3 महीने बाद दे देंगे, और जो बायर है उस पर साइन कर देता है, तो वो बिल बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस बिल को एज ए सिक्योरिटी सेलर ने बैंक के पास रख दिया और बैंक से लोन ले लिया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बैंक पूरा पैसा ना देगी, थोड़ा पैसा कट करके देता है और बैंक कस्टमर से पूरे पैसे ले लेता है। तो ये भी एक टाइप का लोन हो गया, हमारे लिए तो हेल्प हो गई ना वो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट इज, अब इसके फायदे क्या हुए कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के? पहला, फ्लेक्सिबल है, जब चाहिए ले लिया, जब नहीं चाहिए वापस कर दिया। और क्योंकि इन पे वोटिंग राइट्स नहीं होते तो ये मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे और इस इजी इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो। पर नुकसान क्या होगा? लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज है, कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक थोड़ा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रखता है। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट।
ट्रेड क्रेडिट से ही पता चल रहा है, ट्रेड के ड्यूरिंग ट्रेड जो क्रेडिट होता है, एक फर्म दूसरी फर्म को उधार दे रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। एक क्रेडिट गिवन बाय वन फर्म टू अनदर, इसको मर्केंटाइल क्रेडिट भी कहते हैं। इसका फायदा क्या है? ये सिंपल होता है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इंटरेस्ट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं होती। बट अब इसमें भी भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब फायदा तो कुछ, नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है कि जो सामान बेच रहा है वो थोड़ा हाई चार्ज करेगा, थोड़ा महंगा चार्ज करेगा, जो गुड्स का रेट होगा थोड़ा हाई होगा। दूसरा, लॉस ऑफ बेड डेट्स। अब जो सप्लायर है जिसने उधार दिया है उसको नुकसान ये हो सकता है कि पैसा डूब गया तो, और इसके अलावा क्योंकि उसने कोई सिक्योरिटी तो ली नहीं है, और नो कैश डिस्काउंट। जो बायर है उसको ये नुकसान है कि अगर उसके पास कैश होते तो वो थोड़ा सस्ता मिल जाता, उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिला, तो दोनों को नुकसान हो सकता है। सेलर को बेड डेट्स का नुकसान हो सकता है और बायर को कैश डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है, और उसको थोड़ा सा महंगा रेट मिला तो उसको गुड्स थोड़ा महंगा खरीदना पड़ा। आपने देखा होगा यूजुअली जो सामान उधार बेचते हैं वो थोड़ा प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव कर देते हैं, और जो नगद लेने आता है उसको थोड़ा सस्ता लगा देते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये शॉर्ट टर्म का है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होता है जैसे कंपनी ने मशीन खरीदी और मशीन को जो पेमेंट करनी है, एक तो थोड़ा डाउन पेमेंट कर दी और बाकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करना है। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि आप कंपनी की, आपने मशीन खरीदी, मान लो कई करोड़ की मशीन है और आपको पेमेंट करनी है टुकड़ों में, तो आप उस मशीन को खरीदने के बाद यूज करना चालू कर देंगे और उस मशीन से जो आप कमाई करेंगे, अर्निंग करेंगे, उसी के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे किसी पर्सन ने टैक्सी खरीदी है, ट्रक खरीदा, पेमेंट पूरा नहीं कराया, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, तो उस ट्रक से वो कमा भी रहा है और उस कमाई से वो पेमेंट कर रहा है। तो सेम वे यहां पे हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट की। बाइंग मशीनरी एटसेट्रा ऑन क्रेडिट एंड डाउन पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट आप करेंगे। यूज ऑफ एसेट्स एंड पे आउट ऑफ द अर्निंग। पर इसमें एक समस्या, इसमें भी कुछ नुकसान तो रहेगा ना। नुकसान क्या है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी थोड़ा ज्यादा करेगी, क्योंकि वो टुकड़ों में पैसे ले रही है, लमसम में नहीं ले रही। और नेक्स्ट है आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? फैक्टरिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने एक कंपनी है, उसने बहुत सारे कस्टमर्स को उधार दे रखा है और पैसा कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मान लो 500 से ज्यादा कस्टमर्स है जिसको उधार बांट रखा है, पैसा कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो दो चॉइस कंपनी के पास होती है। या तो वो अपने डेटर्स को, जिनको बुक डेट्स भी कहते हैं, या तो वो उनको क्या कर सकती है, सेल कर सकती है आउटराइट, या उनको मॉर्गेज कर सकती है। अब मॉर्गेज करने में एक नुकसान कंपनी को होगा, क्या कि पहली बात तो अगर कुछ पैसा डूबेगा तो कंपनी का डूबेगा, ना कि जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनका डूबेगा। दूसरा, वो थोड़ा बहुत कम फाइनेंस करते हैं, पूरा अमाउंट पे नहीं करते, बहुत कम फाइनेंस करते हैं। तो कंपनी के लिए फायदा क्या हो सकता है? कंपनी के लिए फायदा तब हो सकता है कि कंपनी उनको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। अगर अपने डेटर्स को कंपनी किसी एजेंसी को डायरेक्ट सेल कर देती है, आउटराइट सेल, उसको बोलते हैं फैक्टरिंग। मॉर्गेज करने को नहीं बोलेंगे, आउटराइट सेल करने को फैक्टरिंग बोलेंगे। तो आपने कहा कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी को यह फायदा होगा, कंपनी को क्या, कुछ तो फायदा होगा ना कंपनी को एक फायदा होगा कि 500-600 लोगों से पैसा कलेक्ट करने में जो एफर्ट्स हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, अब जो बेड डेट्स अगर होगा तो ये कंपनी का नुकसान नहीं है, उसका नुकसान माना जाएगा जिसने खरीदे हैं वो। बट अब कंपनी को फिर कुछ, अब ये तो कंपनी को फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? एक तो एफर्ट्स कम लगे, और दूसरा नुकसान का डर नहीं है। नुकसान अब उसका होगा अगर डूबेगा तो। पर अब कंपनी को एक नुकसान भी होगा। कंपनी को नुकसान ये होगा कि जो पेमेंट जो वो खरीदेंगे वो बहुत सस्ता खरीदेंगे। मान लो 4 करोड़ के डेटर्स थे, तो वो कहेंगे हम तो 4 करोड़ के, हम तो 2 करोड़ में खरीदेंगे 50% पे, तो कंपनी को वहां नुकसान हो जाएगा, कंपनी को काफी कम रेट ही मिल पाएगा। तो ये कंपनी का नुकसान है। नेक्स्ट, अगला है आपका कस्टमर एडवांसेस। कस्टमर एडवांसेस क्या होता है कि अगर कोई कंपनी जो है, जो सामान प्रोड्यूस कर रही है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत शॉर्ट सप्लाई में वो ऐसा सामान प्रोड्यूस कर रही है वो इजीली मिलता नहीं है, या उसका वेटिंग पीरियड है, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, वो बुकिंग के टाइम वो कहेगी आप बुक करा जाइए और एडवांस दे जाइए। तो वो जो एडवांस पेमेंट है वो कंपनी ने पहले ही ले ली सामान को मैन्युफैक्चर करने से पहले। अब जब वो मैन्युफैक्चर हो जाएगी और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कंपनी क्या करेगी, उतना पैसा एडजस्ट कर लेगी, कह देगी जितना पैसा आपने पहले दे रखा है इतना पैसा कट करके आप बाकी पैसा हमें दे दीजिए। ये भी कंपनी इस पैसे का यूज अपने वर्किंग कैपिटल में कर सकती है, तो कंपनी को तो पैसा मिल ही गया ना शॉर्ट टर्म के लिए यूज करने के लिए। और लास्ट आपका आ गया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट, इंटर मतलब इन बिटवीन, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज के बीच में डिपॉजिट। जब एक कंपनी के पास कुछ फंड की शॉर्टेज है, दूसरी कंपनी के पास फंड सरप्लस में, तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बट अब ये कंपनी की कनेक्शंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी के कितने कनेक्शंस हैं। यहां पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कंपनी लेती तो वहां से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है,
बट ये अनसिक्योर्ड होता है, यहां थोड़े नुकसान भी हैं। तो ये केवल जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं वो केवल रेप्यूटेड कंपनीज को ही अवेलेबल होते हैं। नई नई कंपनी को कोई दूसरी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट मतलब डिपॉजिट अपने देगी नहीं। मतलब एक कंपनी बिल्कुल नई नई कंपनी है, रेप्यूटेड नहीं है, उसको शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो जो सरप्लस फंड्स वाली कंपनी है वो उसके पास अपना डिपॉजिट रखेगी नहीं। ठीक है, तो ये रेप्यूटेड कंपनी और जिनके अच्छे कनेक्शंस हैं उन्हीं को अवेलेबल होता है। तो होप सो मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। मैंने आपको आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सारे डिस्कस किए हैं। मैं होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।